हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल की परिस्थितियाँ। किसी भी भाषा के साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का अत्यंत विशेष स्थान होता है, क्योंकि युगीन वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। अतः युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। रीतिकालीन साहित्य के प्रसंग में भी यह बात लागू होती है। अतः रीतिकालीन साहित्य को समझने के लिए रीतिकालीन परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। रीतिकालीन परिस्थितियों को हम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक आदि भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं राजनीतिक अवस्था की। राजनीतिक अवस्था की दृष्टि से यह काल मुगल शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष तथा उसके बाद उत्तरोत्तर उसके ह्रास, पतन और अंत का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के समय में मुगल वैभव अपने चरम पर था। जहांगीर के द्वारा अपने शासनकाल में जो राज्य का विस्तार किया गया था, वह शाहजहां के काल में लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। शाहजहां के समय में उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तक तथा उत्तर पश्चिम में सिंध के लहरी बंदरगाह से लेकर आसाम में सिलहट और अफ़गान प्रदेश के बिस्त के किले से लेकर दक्षिण के ओसा तक एक छात्र साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। राजपूत राजा भी दिल्ली के विश्वास पात्र बन चुके थे तथा उन्होंने उस शासन की अधीनता लगभग स्वीकार कर ली थी। राजनीतिक दृष्टि से उस समय देश में शांति का वातावरण था, राजकोष भरा पूरा था तथा कला के उत्कृष्ट नमूने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन का निर्माण हो चुका था। किंतु इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने, उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने तथा उसके पुत्रों में सिंहासन प्राप्ति के लिए हुए संघर्ष ने इस राज्य के वैभव को ह्रास की ओर धकेल दिया। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता से जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, किंतु उसका छोटा पुत्र औरंगजेब अपनी धार्मिक असहिष्णुता तथा अहम मान्यता के कारण उतना ही अलोकप्रिय था। दारा की हत्या करने के बाद औरंगजेब ने जैसे ही शासन की बागडोर संभाली, वैसे ही राज्य में स्थान स्थान पर जागीरदारों, राजाओं तथा अन्य धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। परिणाम यह हुआ कि उसके राज्य का अधिकांश समय इन उपद्रवों के दमन में ही व्यतीत हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम प्रथम गद्दी पर बैठा। यद्यपि वह कुछ उदार था, किंतु अधिक समय तक वह जीवित नहीं रह पाया और इसके बाद साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। लगभग 50 वर्ष तक यह शासन स्थिर न हो सका। राजगद्दी पर अल्पकाल के लिए लोग आते जाते रहे तथा जो इस सत्ता पर काबिज हुए वे विलास में अत्यंत निमग्न रहने के कारण राज्य की देखभाल न कर सके। राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था और अशांति बढ़ती गई और धीरे धीरे छोटे छोटे जागीरदार भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर बैठे और केंद्र की पकड़ इतनी ढीली हो गई कि यह राज्य उत्तरोत्तर अत्यंत सीमित होता गया। इसी बीच सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ
उसने इस शासन की नींव को प्राय हिला डाला तथा इसके पश्चात सन 1761 में हुए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इधर विदेशी व्यापारियों, विशेष रूप से अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और भीतर ही भीतर शक्ति का संचय करते रहे और धीरे धीरे वे इस अवस्था तक पहुंच गए कि सन 1803 तक आते आते उन्होंने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए और वास्तविक सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चली गई और इस प्रकार से मुगल शासन का यह कारुणिक अंत हुआ। यदि हम सामाजिक अवस्था की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से यह युग राजनीतिक अवस्था के समान ही आदि से अंत तक घोर अधः पतन का ही युग कहा जा सकता है। इस युग में सामंतवाद का बोलबाला था तथा सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते हैं उन सब का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य पर हम इस युग में देख सकते हैं। इस युग में सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था तथा उसके अधीन उसके अमीर उमराव, मनसबदार आदि थे। इनके नीचे दूसरे छोटे कर्मचारी थे। इन सब का कर्तव्य कर्म अपने ऊपर वालों को प्रसन्न रखना था और जो इनसे नीचे थे उनको ये मात्र अपनी संपत्ति समझते थे। समाज का निम्न वर्ग जिसमें श्रमजीवी और कृषक आते थे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सेठ, साहूकार, दुकानदार, व्यापारी आदि सभी समाज के निम्नतम वर्ग पर ही आश्रित थे। इस युग में जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का कोई प्रबंध नहीं था। जन सामान्य की दशा अत्यंत शोचनीय थी और ऐसी अवस्था में यदि सामान्य लोग भाग्यवादी व नैतिक मूल्यों से रहित थे तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। किसी भी कार्य की सिद्धि के उत्कोच लेना तथा देना साधारण बात थी। विलासिता इस युग में अत्यंत बढ़ गई थी। नारी को केवल भोग की वस्तु माना जाता था तथा उसे संपत्ति मानकर ही व्यवहार होता था। समाज के उच्च वर्ग के लिए अपनी मनमानी करना सामान्य बात थी। यही कारण है कि समाज के सामान्य लोग अनेक प्रकार की कुप्रथाओं से ग्रस्त होते जा रहे थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का चलन बढ़ गया था। उत्तम शिक्षा तथा नैतिकता का अभाव होने के कारण चारित्रिक पतन भी निरंतर होता जा रहा था। यथा राजा तथा प्रजा की प्रवृत्ति के अनुसार प्रजा भी राजाओं की दुर्बलताओं को अपना रही थी। यदि हम सांस्कृतिक अवस्था की बात करें तो सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय होती जा रही थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि की उदारतावादी नीतियों तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के निकट आने का जो एक उपक्रम प्रारंभ हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त हो चला था। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन के कारण अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं का दृढ़तापूर्वक पालन भी अब किसी भी वर्ग के लिए संभव नहीं रह गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उन संप्रदायों के पीठाधीश्वर भी लोभ व दुर्बलताओं का शिकार होने लगे थे। तत्व चिंतन से ध्यान हट गया था तथा उसका स्थान भौतिकता ने ले लिया था। मंदिर भी अब आस्था के स्थान पर ऐश्वर्य और विलास के केंद्र बनने लग गए थे। समाज में रूढ़ियाँ तथा कुप्रथाएं अत्यंत बढ़ गई थी। सामान्य जनता के लिए अपने भ्रम निवारण का कोई माध्यम नहीं था। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर होते चले जा रहे थे। केवल बाह्य आचरण तथा आडंबर ही धर्म पालन रह गया था। ऐसी स्थिति में नैतिकता की
आशा करना व्यर्थ था। सामान्य वर्ग उससे एकदम दूर होता जा रहा था और विलासिता अत्यंत बढ़ती जा रही थी। इधर विलास के साधनों से हीन समाज का हीन वर्ग निरंतर अंधविश्वास की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सामान्य जनता मंदिरों तथा पीरों के तकियों पर जाकर अपने मनोरथ की सिद्धि को पूरा करने का प्रयास करने लगे थे। जनता के इस अंधविश्वास का अनुचित लाभ पुजारी तथा मुल्ला उठाते थे। ये सभी धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पाप के केंद्र बन गए थे। इस युग में धर्म के क्षेत्र में ऐसा कोई विराट व्यक्तित्व नहीं हुआ जैसा कि भक्ति काल में हुआ था, जो समाज को एक नई दिशा दे सकता। फलस्वरूप जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा नैतिकता का निरंतर ह्रास होता जा रहा था। अब हम बात करें यदि साहित्यिक अवस्था की, तो साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल में कवि और कलाकार यद्यपि साधारण व्यक्ति होते थे, परंतु इस काल के कवि प्राय राज्याश्रित थे। राज्यों से उन्हें पर्याप्त सम्मान एवं पुरस्कार मिलता था, जिसके फलस्वरूप वे प्रोत्साहित होते थे तथा अपनी कला के प्रदर्शन एवं विकास का उन्हें पूर्ण अवसर भी मिलता था। इस युग की कविता का सामान्य जनजीवन से अधिक संबंध नहीं है तथा वह राज दरबारों की ही कविता है, जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए ही प्राय लिखी गई है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति तथा अतिरंजना का भी सहारा लिया है। वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार तथा अलंकार का ही अधिक प्रयोग करते थे। इस युग में अपने हृदय के सहज स्वाभाविक भावों का उद्गार करने वाले कवि कम थे तथा अधिकांश कवियों का उद्देश्य केवल सम्मान एवं धन की प्राप्ति ही था। चित्रकला की दृष्टि से यह युग समृद्ध कहा जा सकता है। जहांगीर के काल में गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से यह युग स्वर्ण युग कहा जा सकता है। औरंगजेब के युग में भी अनेक प्रकार के चित्रों का अंकन हुआ। मुस्लिम शासन के अतिरिक्त हिंदू रजवाड़ों, विशेष रूप से राजस्थान और पर्वतीय क्षेत्रों में भी चित्रकला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। यह कला लोक जीवन के अत्यंत निकट थी तथा आश्रयदाताओं की अभिरुचि से प्रभावित होती हुई भी यह कला स्थानीय प्रभाव से भी अछूती नहीं थी। इस काल में चित्रकला के अतिरिक्त काव्य, स्थापत्य कला तथा संगीत कला का भी अपना विशिष्ट स्थान रहा। इन दोनों ने इस युग में प्रगति की तथा नई नई शैलियों का विकास हुआ। इस प्रकार रीतिकाल की परिस्थितियों का विवेचन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि इस युग की परिस्थितियों ने इस युग के साहित्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस युग की कविता पर तत्कालीन परिस्थितियों का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है।